Good evening. Good evening. Good evening, all of you. एक बार आप कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है, कोई नॉइज या इको तो नहीं आ रहा, ऑडियो लेवल ठीक है बिल्कुल। तो करंट अफेयर जो हमने स्टार्ट किया था, अब इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो ठीक है। 3-4 दिन आपके डिस्टर्ब हुए एक्चुअल में लैपटॉप की प्रॉब्लम की वजह से, अब पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया है ये। कोई नॉइज या इको तो नहीं, ऑडियो लेवल बिल्कुल ठीक आ रहा है। स्टार्ट करें। ओके। तो करंट अफेयर जैसा कि हम जान रहे हैं, हमारे जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं सबके लिए कॉमन है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी आना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आना है, उसके अलावा मध्य प्रदेश एग्जाम उसमें भी, आरएसपीसीबी का पेपर है, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके लिए भी कॉमन, पीसीएस, सब में करंट अफेयर तो सब में ही आएगा। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेके तो एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि रैंक 1 4 में से अभी तक 2 ब्रांच के कंफर्मेशन तो आ चुके हैं। मैकेनिकल में भी रैंक 1 जो है उन्होंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस आरोहन के साथ, ईसी में जो रैंक 1 है उन्होंने भी, और सबसे बड़ी बात है आरोहन में जो रैंक वगैरह शेयर की गई है जो बिल्कुल जेन्युइन है, वही उन्होंने खुद से बताया आरोहन से उनको क्या हेल्प मिल पाई है, जो उन्होंने फीडबैक शेयर किया वही आपके साथ हमने शेयर किया। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा आरोहन का। मैकेनिकल रैंक 1, ईसी रैंक 1, रैंक 6, 20, उसके अलावा रैंक 10, और जो अभी ध्यान आ रहा है मुझे रैंक 45, 96, काफ़ी सिलेक्शन आरोहन के इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 में रहे हैं और इस बार फिर रहेंगे। सभी का जो एक स्टेटमेंट आया कि भाई ईएससी जीएस को लेकर आरोहन जो है वो कवरेज सबसे बेटर रहा, सबसे बेटर कवरेज ईएससी जीएस को लेकर आरोहन पे अवेलेबल रहा है। और ज़्यादातर जो मैं बता रहा हूँ टॉप 10 में कई लोग हैं। तो बात यह है कि मेहनत से पढ़िए, टाइम पास करने की बजाय पढ़िए, और स्कोर भी 110, 122, 132, ईएससी में 100 नंबर लाना आफत होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 132 तक भी गए हैं लोग आरोहन में, ईएससी जीएस वाला जो बैच है। ठीक है, शुरू करें बात। ओके। एक अभी देखो 2 इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुए हैं, पार्लियामेंट ने 2 कानून पास किए हैं। एक है शांति एक्ट न्यूक्लियर को लेकर। ये एग्जाम जो अभी आने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन आएगा। 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये शांति एक्ट, यूपीएससी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पर, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए या दोनों आ जाएं। एक है शांति एक्ट और एक है वीबी राम जी, जो पूज्य वीबी जी राम जी, जो पूज्य बापू करके मैं योजना लास्ट टाइम आपको बता रहा था कि मनरेगा का नाम बदला गया है, वो प्रपोजल था कि वो नाम रखेंगे, कुछ विरोध वगैरह हुआ, फिर से नाम दोबारा चेंज होके इस नाम से पास भी कर दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन आपको अगले 2 महीने में जो पेपर होंगे उनमें नजर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मंथ में जो पेपर होगा उसमें आपको नजर आ जाएगा शांति एक्ट, वीबी जी राम जी। हाँ, पीसीएस में भी काफी क्वेश्चन थे आरोहन के, जीएस कोई भी पेपर हो, जीएस का कोई भी पेपर हो, आरोहन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश स्टेट जीएस कल स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश स्टेट जीएस का जो बैच है आरोहन पे, एमपी जीएस कल उसका लेक्चर 1 होना है। आज आपकी क्लास होनी है, पॉलिटेक्निक वगैरह का, ईएस वगैरह का आज होना है। तो अभी जीएस देखो अलग अलग एग्जाम में भी जितना आता है, राजस्थान सोशल एस्पेक्ट था वो पूरा हो ही गया। तो आरोहन पे जीएस कवरेज इतना कंप्रहेंसिव है, जो भी हम कराएंगे प्रॉपर तरीके से कराएंगे या तो नहीं कराएंगे। जो बैच बन गया उसको प्रॉपर तरीके से कराइए या तो स्टार्ट ही मत करिए, सीधा फंडा है। पर जो स्टार्ट हो गया वो अच्छे से होगा। अब मैं कह रहा हूं, मुझे पहले ये टॉपिक शुरू करने दीजिए। शांति एक्ट और वीबी जी राम जी, ये 2 टॉपिक ध्यान से देखिए। अगले 2 महीने या उसके बाद जो पेपर होने वाले हैं उनमें ये दोनों में से क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी दिखेंगे और एग्जाम में भी आएगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है? यूपीएससी पूछेगा तो यूपीएससी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा बनाता है, तो वो 2-3 स्टेटमेंट पूछ देगा इनके बारे में, बताइए क्या चीज है। आरआरबी का पेपर या एसएससी का पेपर देंगे, आपसे कहेगा ये शांति एक्ट जो पास हुआ है इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, या वीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है बताइए।
या किस योजना को रिप्लेस करके ये आया है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक एक करके देखें। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे शांति एक्ट। आपको इसमें रटना कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है शांति एक्ट का पर्पस क्या है, कुछ रटना नहीं है, ध्यान से सुनो बस। शांति जो एक्ट पास हुआ है वो ये कह रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा। केवल अगर सरकारी कंपनी ही टारगेट करे न्यूक्लियर पावर जनरेशन को, केवल गवर्नमेंट करेगी, वो अचीव नहीं कर पाएगी। प्राइवेट कंपनीज के लिए भी इस सेक्टर को ओपन करना जरूरी है। एक्चुअल में था क्या, 2008 में आपको याद होगा, या आप तो खैर काफी छोटे रहे होंगे, या बाद में कभी करंट अफेयर में कहीं सुना हो या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो जानकारी होगी कि इंडिया अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। मनमोहन सिंह को बड़ी तारीफ मिली थी इसकी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत तारीफ मिली थी। तो इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर डील हुई थी सन 2008 में, सन 2008 में इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर डील। तो एटॉमिक एनर्जी को लेके कानून पहले से भी बने हुए हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का भी कानून है, एक और भी कानून CNDP करके भी कानून है। तो न्यूक्लियर को लेके पहले से कानून बने भी हुए हैं, पर उन कानूनों में ऐसे प्रोविजन थे, ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजन थे कि अगर कोई कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में डील कर रही है, इक्विपमेंट सप्लायर भी जिम्मेदार है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो। ऐसी पेनल्टी, ऐसे प्रोविजन रखे गए थे न्यूक्लियर सेफ्टी को ध्यान में रख के कि प्राइवेट कंपनी अपने हाथ पीछे खींच लेती थी। वो कहते थे कि इतने रिस्ट्रिक्शन, इतने प्रोविजन डाले हुए पुराने कानूनों में, तो हम इसमें एंट्री कर कैसे पाएंगे, हमारे ऊपर लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन ज्यादा है। न्यूक्लियर में रिस्क वगैरह तो होता ही है, अगर कोई रिस्क हो गया तो जो जनरेशन में इन्वॉल्व है वो तो छोड़ो, जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है वो भी लपेटे में आ जाएगा, उसकी भी लायबिलिटी हो जाएगी, कंपनसेशन वगैरह उसको भी देना पड़ जाएगा। इक्विपमेंट सप्लायर वगैरह भी जवाबदेह है न्यूक्लियर के क्षेत्र में। तो कुछ ऐसे बॉटलनेक थे, कुछ ऐसे चैलेंजेस थे कि 2008 में इंडिया अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई, पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में आना भी चाहती थी, पर वो नहीं आ पाती थी। रूल रेगुलेशन प्रोविजन ऐसे ऐसे थे पुराने कानूनों में। तो अभी जो कानून पास किया गया है शांति एक्ट, ये इसी चीज के लिए ओपन किया गया कि अभी भारत का न्यूक्लियर पावर जनरेशन 8.8 गीगावाट पे है। 8.8 गीगावाट पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन हमारा है, और इसको हमें विकसित भारत होने का हमारा टारगेट ईयर क्या है, 2047। 2047 मोदी जी का क्या विजन है कि डेवलपिंग इंडिया जो है वो डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा, हम विकसित भारत बन जाएंगे। तो 2047 विकसित भारत आते आते न्यूक्लियर पावर जनरेशन हमें 100 गीगावाट अचीव करने का टारगेट रखा। तो आज हम 2025 में 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर से जनरेट करते हैं, और 2047 तक हमें 100 गीगावाट तक पहुंचना है। तो ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बिना पॉसिबल होता हुआ नहीं लगता। इसीलिए शांति एक्ट पास करके प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको ओपन किया है। ऐसे जो प्रोविजन थे जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक थे, उनको लिबरलाइज किया गया है, इजी किया गया है, जिससे ये लोग भी न्यूक्लियर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए, जिससे इंडिया टारगेट को पूरा कर सके। ठीक है, तो 2047 तक टारगेट 100 गीगावाट पावर जनरेशन का है, और उसमें भी ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है कि 54 गीगावाट तो गवर्नमेंट कंपनीज कर लेंगी और बाकी प्राइवेट सेक्टर वगैरह के इन्वॉल्वमेंट से हो जाएगा। तो 50% के ऊपर गवर्नमेंट कंपनी कर लेगा कवर 100 गीगावाट में से और बाकी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से हम अचीव कर पाएंगे। तो आपसे यदि कोई पूछे शांति एक्ट जो 2025 पास हुआ वो क्या कहता है, पुराने 2 लॉ जिसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, कई सारे चैलेंजेस थे, कई सारे हर्डल्स थे, जिससे प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़कर नहीं आ पाती थी न्यूक्लियर सेक्टर में, तो उनको लिबरलाइज किया गया, पुराने लॉज को रिप्लेस किया गया है और एक नया कानून शांति एक्ट पास किया गया है। पुराने जो 2 लॉ थे उनको खत्म करके शांति एक्ट 2025 पास किया है,
और जो चैलेंजेस थे उनको इजी करके प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में रोल प्ले करे। फिर आप कहेंगे सर अगर प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व होगी तो फिर एनवायरमेंटल का बड़ा इशू होगा। न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल के कंपैरिजन में एक अच्छा एनर्जी सोर्स है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर न्यूक्लियर से पावर जनरेट करना, इन्वायरमेंट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा मेरे से, तो उनके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर न्यूक्लियर पावर जनरेशन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक होगा। खतरनाक क्या होगा, अभी आप पावर जनरेशन किससे करते हो? आज भी 50% के ऊपर पावर जनरेशन हम करते हैं थर्मल से। थर्मल का मतलब केवल कोल नहीं होता है, चाहे आप कोल को यूज करें स्टीम जनरेट करने के लिए, या ऑयल का यूज करें, या नेचुरल गैस का यूज करें। तो थर्मल कोल बेस्ड भी होते हैं, ऑयल बेस्ड भी होते हैं, गैस बेस्ड भी होते हैं। थर्मल की एक बड़ी समस्या क्या है, ये जो सोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में ये लिमिटेड हैं, है ना। ये एग्जॉस्टिबल सोर्स हैं। एग्जॉस्टिबल का मतलब है लिमिटेड, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टिबल, इन्हीं को आप कन्वेंशनल भी कहते हो। एग्जॉस्टिबल हैं, कन्वेंशनल हैं। अच्छा, कन्वेंशनल सोर्स वगैरह में मैंने बता रखा है हाइड्रो कैसे देखा जाएगा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कैसे देखा जाएगा। तो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, क्या सारे कन्वेंशनल एग्जॉस्टिबल होते हैं क्या, ये सब मैंने एनर्जी चैप्टर में बताया हुआ है। लोग गड़बड़ क्या करते हैं, रिन्यूएबल और कन्वेंशनल को एक मान लेते हैं, है ना, रिन्यूएबल को ग्रीन एनर्जी मान लेते हैं, गलत। कौन कौन से एक्सेप्शन है एनर्जी चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एनवायरनमेंट में हम पढ़ाते हैं इसको। तो यहां फिलहाल मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। जैसे आप कहते हो नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स बेसिकली मैं यहां सिंपली कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। इनकी चर्चा जो होती है वो ज्यादातर इस बात पर होती है कि ये हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम नॉन रिन्यूएबल को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए हम नॉन रिन्यूएबल को बढ़ावा देते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपका आ जाता है सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, कई सारे बता रखे हैं आपको, नॉन रिन्यूएबल आ जाता है। मैं कहना सिंपली ये चाह रहा हूं, न्यूक्लियर कहां पर स्टैंड करता है, तो थर्मल एनर्जी, कोल, ऑयल, गैस, ये जो हम जनरेट करते हैं ये एग्जॉस्टिबल सोर्स हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्स हैं। और सॉरी, ये नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स, सोलर, विंड, ये सब रिन्यूएबल सोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो लिमिटेड हमारे पास, जो दोबारा नेचर में जल्दी आ नहीं पाएंगे, समय लगेगा बहुत, एग्जॉस्टिबल है, या ट्रेडिशनल सोर्स भी कह लो। कन्वेंशनल में तो हाइड्रो भी हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, पर कन्वेंशनल बेसिकली मैं वैसा क्लासिफिकेशन में कहना चाह रहा हूं कि थर्मल भी बहुत पुराना सोर्स है। कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल, जो बहुत पहले से चला आ रहा हो। थर्मल और हाइड्रो, हाइड्रो भी पुराना सोर्स है, पर यहां मैं सिंपली बात कर रहा हूं ये हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। एग्जॉस्टिबल मतलब एग्जॉस्ट होकर खत्म हो जाएंगे ये। नॉन रिन्यूएबल मतलब नेचर में जल्दी वापस रिप्लेनिश, दोबारा रिकवर नहीं होते, बहुत लंबा समय लगता है। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल सोर्स है। तो थर्मल हमारा जो सोर्स है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये पॉल्यूशन को बढ़ाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत करता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत करता है तो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो थर्मल की समस्या सबसे बड़ी है एयर पॉल्यूशन करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना, उसमें भी कार्बन एमिशन बहुत है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। प्लस हमारे पास ये सोर्स भी लिमिटेड है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे सोर्सेस को ढूंढना शुरू किया जो पॉल्यूशन भी ना करे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जहां मिनिमम हो, और कंटिन्यूअस सप्लाई हमको मिलती रहे। तो हम लोग रिन्यूएबल पे चले गए। रिन्यूएबल पे सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है, बायोमास है। तो हम लोग चले गए इस एनर्जी सोर्स की दिशा में, इसको हमने बढ़ाना शुरू किया। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीसी एनर्जी में हमने एनवायरनमेंट में ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे पास कई सारे हैं जो नेचर हमें लगातार सप्लाई देता रहेगा। पर क्या नॉन रिन्यूएबल में भी कोई एनर्जी सोर्स है जो थर्मल की तुलना में अच्छा होता हो? न्यूक्लियर नॉन रिन्यूएबल ही है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जनरेशन आप या तो यूरेनियम को यूज कर रहे होगे या थोरियम का इस्तेमाल करोगे, तो ये भी तो लिमिटेड ही हैं। अर्थ के पास ये अनलिमिटेड थोड़ी है। पर ये फ्यूल चेन रिएक्शन वगैरह होती है ना, तो ये फ्यूल बहुत लंबे समय तक यूज होते हैं। इवन जब ये एक बार यूज होते हैं दोबारा भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूज भी कर सकते हैं इनको।
तो न्यूक्लियर हमारे पास है तो नॉन रिन्यूएबल, लिमिटेड है नेचर में ये भी, पर पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन की अगर बात करेंगे उस तुलना में न्यूक्लियर थर्मल से बेटर होता है। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आएगा सर न्यूक्लियर के तो कई चैलेंजेस हैं, हम न्यूक्लियर को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, चैलेंजेस थर्मल के साथ भी हैं, चैलेंजेस न्यूक्लियर के साथ भी हैं, दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे तो क्योंकि न्यूक्लियर एयर पॉल्यूशन को नहीं बढ़ा रहा, ग्रीन हाउस गैस को रिलीज नहीं कर रहा, उस तुलना में हम इसको क्लीन एनर्जी कहते हैं। थर्मल की तुलना में इसको क्लीन एनर्जी कहा जाता है। क्लीन का मतलब यहां पर एयर पॉल्यूशन को भी नहीं बढ़ा रहा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी नहीं करा रहा है, तो न्यूक्लियर इसलिए क्लीन एनर्जी माना जाता है। पर क्या न्यूक्लियर इको फ्रेंडली है पूरी तरीके से? क्या ये 100% इको फ्रेंडली है? नहीं। इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। न्यूक्लियर वेस्ट का सही ट्रीटमेंट होना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ईएस में भी क्वेश्चन आया था, एनर्जी में हमने डिटेल में न्यूक्लियर के बारे में चर्चा भी की है। तो यूरेनियम या थोरियम वगैरह को जलाना तो थोड़ा सा भी फ्यूल बहुत लंबे समय तक यूज होके इलेक्ट्रिसिटी हमको देता रहता है। वेस्ट जनरेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, पर ये वेस्ट खतरनाक नेचर का होता है। वेस्ट क्वांटिटी जनरेशन अमाउंट अगर देखें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में तो नहीं है, पर अगर न्यूक्लियर वेस्ट थोड़ा भी हो तो रेडिएशन के कारण, रेडियो एक्टिव नेचर के कारण ये खतरनाक हो जाता है। पर क्यों फिर थर्मल की जगह हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, या हम चाहते हैं कि थर्मल की जगह सोलर, टाइडल, विंड ये सब बढ़े। पर सोलर विंड अगर कितना भी जनरेट कर लो, जितना इंडिया की एनर्जी डिमांड है सिर्फ उससे पूरा हो नहीं पाएगा, और वो नेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, सोलर विंड नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो न्यूक्लियर हमें कंटिन्यूअस एनर्जी देगा, रिलायबल है। जैसे थर्मल की खूबी क्या है, रिलायबल होता है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई आपको मिलता रहेगा, रिलायबल होता है। सोलर और विंड वगैरह नेचर डिपेंडेंट है, टाइडल जो है वो भी नेचर डिपेंडेंट है। तो रिन्यूएबल में कुछ जो एनर्जी आप कह रहे हो, सोलर, विंड, टाइडल, ये सब नेचर पे डिपेंड करते हैं। पर जैसे थर्मल रिलायबल होता है, आप कोल, ऑयल, गैस जला रहे हैं, आपको लगातार एनर्जी मिल रही है। न्यूक्लियर भी रिलायबल है, थोड़ी ही क्वांटिटी फ्यूल बहुत लंबे समय तक चलता है। वेस्ट जनरेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, पर अगर वो वेस्ट थोड़ा भी है तो बहुत हैजार्डस नेचर का होता है। इसकी रिस्क की डिग्री बहुत ज्यादा होती है, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो सही ट्रीटमेंट करना इसका बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब आप न्यूक्लियर मटेरियल को माइनिंग करके निकालते हो, तो न्यूक्लियर माइनिंग करके जब निकाला जा रहा है तो आसपास के इलाके में रेडिएशन का खतरा होता है। जैसे झारखंड का जादूगोडा, जो जादूगोडा में गांव वगैरह हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे अपंग पैदा हो जा रहे हैं, कैंसर की बीमारियां लोगों को बहुत हो रही हैं। रेडिएशन के कारण कई प्रकार की समस्याएं यूरेनियम माइनिंग की वजह से देखी जा रही हैं। तो यहाँ माइनिंग की भी समस्या है। तो ये चर्चा हुई। अब आप सोचोगे सर शांति एक्ट बात करते करते हम कहाँ पहुंच गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं न्यूक्लियर के जो चैलेंजेस हैं, एक चीज दिमाग में लोगों को ये आती, सर न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को लाना ये तो बड़ा खतरा है कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी होंगी क्या पता आसपास के लोगों को ध्यान ही ना दें। माइनिंग भी अगर वो करने लग जाएंगी, वेस्ट ट्रीटमेंट भी अगर वो करेंगी, क्या पता वो ध्यान ना दें और कोई बड़ी घटना भविष्य में घट जाए। तो कुछ कुछ चीजें इस कानून में लिख दी गई हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि शांति एक्ट में सारी पावर प्राइवेट कंपनीज को दी गई है। प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर वाले सेक्टर में इंटर कर सकती हैं, पर क्या माइनिंग भी वो करेंगी, क्या वेस्ट ट्रीटमेंट भी उनके अंडर में होगा? नहीं। कई सारे प्रावधान गवर्नमेंट कंपनीज ही डील करेंगी जब तक वो पूरी तरह श्योर ना हो जाए भाई ये ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। वहां पे गवर्नमेंट कंपनी का रोल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की जिम्मेदारी ज्यादा है, वो प्राइवेट कंपनीज को नहीं दे रहे हैं। तो शांति एक्ट में प्राइवेट कंपनीज क्या 100% फ्रीडम दे दिया गया? नहीं। न्यूक्लियर के जो चैलेंजेस के एरिया हैं वहां प्राइवेट कंपनीज नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर में रहेगा। माइनिंग वाइनिंग जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज ही डील करेगी। क्या मैं इस पूरी बात को आपको समझा पाया? तो आपसे कोई पूछे शांति एक्ट क्या है, आप सिंपल एक लाइन पहले ये बोलेंगे, सर ये प्राइवेट कंपनीज की एंट्री न्यूक्लियर में, पुराने कानून में जो कुछ कठिनाइयां थी, प्राइवेट कंपनीज नहीं आ पा रही थी, उनको कुछ इजी कर दिया गया नए कानून के अंतर्गत, उसको आसान कर दिया गया ताकि प्राइवेट कंपनीज आ जाएं।
क्या पूरा फ्रीडम दे दिया गया है? क्या न्यूक्लियर की माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट सब कुछ प्राइवेट कंपनी करेगी? नहीं, लिमिटेड अथॉरिटी, लिमिटेड पावर दी गई, लिमिटेड एक्सेस फ्रीडम दिया गया है, अनलिमिटेड नहीं। अब हम बात करें, देखो जो हेडिंग है एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, शांति एक्ट 2025। कई बार मैं बता चुका हूं, पॉलिटी जिन्होंने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, पार्लियामेंट पूरे देश में एक ही है। पार्लियामेंट हर स्टेट की नहीं होती है, स्टेट के पास विधानसभा या विधान परिषद हुआ करती हैं। विधानसभा तो सब राज्यों में है, विधान परिषद भी सब राज्यों में नहीं है, पर राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद नाम आप सुनते हैं। विधानसभा सभी राज्यों में, विधान परिषद कुछ में ही है। पार्लियामेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए एक ही है। और पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाना। पार्लियामेंट करती है मेकिंग लॉ, पार्लियामेंट बनाती है कानून। और पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून क्या पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल होगा या नहीं? ये कोई स्टेट की एजेंसी नहीं है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यूनियन बॉडी है, सेंटर का है। तो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाएगा वो पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूपी बिहार, पूरे कंट्री पर लागू होगा। यहाँ पे क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। तो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है वो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। और पार्लियामेंट का मतलब ही होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिनको नहीं पता वो देखें ध्यान से, संविधान का आर्टिकल 79 पार्लियामेंट को डिफाइन करता है इस तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 पार्लियामेंट को डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना जो पूरे कंट्री पर एप्लीकेबल होगा। और पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दो हाउस और प्रेसिडेंट। तो ये दो हाउस हैं और प्रेसिडेंट। कानून बनता कैसे है? कानून बनाने के लिए लाया जाएगा बिल, कोई प्रस्ताव, बिल लाया जाएगा। 99% तक बिल ऐसे होते हैं, बिल कई प्रकार के होते हैं, और जो बिल होते हैं ज्यादातर बिल लोकसभा भी ला सकती है, शुरू में राज्यसभा भी ला सकता है, कोई एक हाउस उसको इनिशिएट करेगा। हर बिल में ऐसा नहीं होता, मनी बिल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ज्यादातर बिल, मोर देन 99% बिल, मेजोरिटी बिल जितने टाइप के भी होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी ला सकता है। सिर्फ कुछ बिल का प्रोसेस अलग होता है, बाकी मेजोरिटी बिल 99% तक बिल लोकसभा राज्यसभा कोई भी पहले ला सकते हैं। अगर राज्यसभा लाया तो राज्यसभा अपने यहाँ पास कर दे, फिर लोकसभा को भेजे। अगर लोकसभा लाया तो लोकसभा पास करे, फिर राज्यसभा को भेजे। दोनों हाउस बिल को पास कर दिए, लोकसभा अलग राज्यसभा अलग, फिर वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो बिल पहले दोनों हाउस से पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे देते हैं, जैसे आप वीबी जी राम जी एक्ट पढ़ रहे होगे या शांति एक्ट अखबार में अगर सुना हो या न्यूज पे सुना हो, तो प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, ये वर्ड लिखा होगा, हेडिंग में लिखा रहता है, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, स्वीकृति दे दी। अब ये एसेंट मिलने के बाद बिल बिकम्स एक्ट। तो जब तक ये डिस्कशन में रहता है, जब तक ये दोनों हाउस में रहेगा या प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हुआ होगा, तब तक इसको बिल ही कहेंगे। जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए फाइनली, अब ये बिल बन गया एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून, जो हमने कहा पार्लियामेंट बनाता है लॉ, ये है एक्ट। एक्ट के ऊपर एक्ट किया जा सकता है, इसलिए एक्ट को एक्ट कहते हैं। बिल के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, एक्ट के ऊपर एक्ट किया जा सकता है, एक्ट के ऊपर एक्शन हो सकता है। तो एक्ट के ऊपर एक्ट किया जाता है, इसलिए ये कानून है। बिल तो प्रस्ताव था, पास नहीं हुआ था, तब तक बिल था। जब पास हो गया उसी को एक्ट कहेंगे। तो पार्लियामेंट बनाती है लॉ, कैसे? बिल आता है, दोनों हाउस पास करते हैं, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देते हैं, बिल बिकम्स एक्ट। तो इसी तरह का एक एक्ट, अब लोकसभा राज्यसभा भी देखो सेशन चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा बैठक चल रही है, बिल पास हो रहे हैं, राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, बिल एक्ट बन रहे हैं। और जो पास नहीं हो पा रहे वो अटके हुए हैं। ऐसे ही बनता है कानून। ये बेसिक जानना इसलिए जरूरी, जब भी एक्ट वगैरह की बात होगी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम आते हैं टॉपिक पर। शांति एक्ट 2025, यहां हमने एक पॉइंट बनाया, न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन किया गया है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। तो एसएससी या आरआरबी जैसे एग्जाम जब दोगे उसमें यही आ जाएगा, शांति एक्ट 2025 डील्स विद, या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाए, 4 ऑप्शन दे देगा, ये किसको डील करता है। सीधे ऑप्शन में ढूंढो न्यूक्लियर सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात कहां कर रहा है। न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात कहां कर रहा है, सीधा इसी पे ध्यान लगाना है, ठीक।
कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? शुभम, करंट अफेयर में फोल्डर में जाओ, मैंने फोल्डर अलग अलग कर दिए हैं। 2025 का करंट अफेयर फोल्डर ही अलग बना दिया है, उसमें 20-21 लेक्चर है। 2025 में 20-21 लेक्चर है, बहुत ज्यादा नहीं। 2025 पहले कवर कर सकते हो। तो शांति एक्ट 2025 प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूक्लियर क्षेत्र को ओपन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? शांति एक्ट जो पास हुआ है, इसमें शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन आएगा, देखना किसी पेपर में। शांति कानून जो है, उसमें शांति का क्या मतलब है? शांति एक्ट का फुल फॉर्म ये है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म किसी एग्जाम में पूछेगा और पक्का क्वेश्चन है। 2-3 महीने बाद जो पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि शांति एक्ट में शांति स्टैंड्स फॉर, शांति का फुल फॉर्म बताइए। तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति एक्ट, ये कानून पास हुआ। इसने पुराने 2 कानून को रिप्लेस कर दिया है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सीएलएनडी एक्ट 2010। सीएलएनडी एक्ट था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, सीएलएनडी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, ये 2010 का एक्ट है। तो ये 2 पुराने कानून जिनको रिप्लेस कर दिया गया है, और नए कानून का नाम है शांति। ठीक, ये 2 पुराने कानून एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज दोनों खत्म हो गए हैं, और अब एक कानून शांति एक्ट को बनाया गया है नया। अब अगला स्टेटमेंट, क्यों बनाया गया? टू एक्सेलरेट न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन एंड अट्रैक्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर क्षेत्र में बढ़ पाए। ये लॉ प्राइवेट कंपनीज को अधिकार देता है ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते हैं, मतलब इंडियन कंपनी के साथ भी टाई अप करके कोई काम कर सकते हैं न्यूक्लियर क्षेत्र में। न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया भी जा सकता है, ओन भी ये कर सकते हैं, ये ऑपरेट भी कर सकते हैं, और जब उसकी लाइफ पूरी हो जाए, रिटायर करना हो तो रिटायर भी कर सकते हैं। मतलब इनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं नए लॉ में? प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं, उसके मालिक हो सकते हैं, ओन कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं, उसको ऑपरेट करके पावर जनरेशन कर सकते हैं, और उसकी लाइफ पूरी होने पे डीकमीशन कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। और इसके लिए उनको सरकार से लाइसेंस मिल जाएगा, अंडर ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सरकार से लाइसेंस लेकर वो रिएक्टर को बना भी सकते हैं, रिएक्टर के मालिक भी वो हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं और रिटायर भी कर सकते हैं। पर कुछ कुछ चीजें जो उनके अंडर में नहीं रखी गई हैं। अब ध्यान दो, शांति एक्ट 2025 कहता है माइनिंग जो की जाएगी रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम, थोरियम, या इनका एनरिचमेंट करना पड़ता है। रिएक्टर में जब यूज करते हैं तो एनरिचमेंट करना पड़ता है। आइसोटोप सेपरेशन जो किया जाता है, यूरेनियम के भी आइसोटोप, थोरियम आइसोटोप सेपरेट किया जाएगा, या जो फ्यूल यूज हुआ उसको रिप्रोसेस करना है, रीयूजिंग करनी है, या हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट है, या हैवी वाटर का प्रोडक्शन है। ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज के साथ ही होगा। ये जो काम होंगे ये सरकार के कंट्रोल के बिना नहीं होगा। तो ये वाला जो काम है रिमेन एक्सक्लूसिवली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, या सरकार के द्वारा ही कोई संस्था जो कोई पीएसयू अगर काम कर रहा हो वो डील करेगा। तो पूरा फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट यहां पर इन चीजों में रहेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला इशू है, सिक्योरिटी सेफ्टी वाला मामला है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी का रोल रहेगा। लिखा है ना एक्सक्लूसिव राइट इनके पास है, यहां पर गवर्नमेंट एंटिटीज को अधिकार रहेगा। एट प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर, इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 3% जनरेशन न्यूक्लियर से हो रहा है। आज की डेट में इंडिया का जितना जनरेशन है बिजली का 3% न्यूक्लियर से किया जा रहा है, और अभी तक टोटल क्षमता हमारी 8.8 गीगावाट है। ये क्षमता भी 8.8 गीगावाट बहुत ज्यादा है नहीं,
स्मॉल है, पर ये स्टेबल है और लो कार्बन एमिट करने वाला सोर्स है। लो कार्बन सोर्स है मतलब पॉल्यूशन भी कम करेगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम करेगा। सरकार का एक प्रोग्राम है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। उस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत हमारा टारगेट है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 100 गीगावाट तक पहुंचना है 2047 तक, 2047 तक। और सरकारी संस्थाएं जो हैं, गवर्नमेंट वाली जो हैं, वो 54 गीगावाट तक एक्सपेक्टेड है अचीव कर पाएंगी। बाकी जो है प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से होगा। तो 100 गीगावाट 2047 तक पहुंचना है। अभी तक के हिसाब से 54 गीगावाट एक्सपेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनी से, और बाकी प्राइवेट प्लेयर से आएगा। समझ पाए या नहीं? एक और बात, क्या न्यूक्लियर एनर्जी अगर इतना अच्छा है तो पूरी दुनिया में बढ़ना चाहिए? दुनिया में कुछ कुछ अनुभव ऐसे भी रहे हैं कि जहां न्यूक्लियर से नुकसान बहुत बड़ा हुआ, जैसे कि अगर इसमें फ्यूल लीकेज की प्रॉब्लम हो जाए या रेडिएशन लीक कर जाए तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर इतिहास में पढ़ा चुका हूं, यूक्रेन में हुआ था। इतिहास में चेरनोबिल डिजास्टर में बता चुका हूं, न्यूक्लियर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, न्यूक्लियर एनर्जी का ही। न्यूक्लियर रिएक्टर चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था 1980s में, एनवायरमेंट में बताया हुआ है मैंने। जापान 2011 सुनामी आई थी, जापान का फुकुशिमा डाइची, यहां रेडिएशन लीकेज पाया गया था। तो रेडिएशन लीकेज अगर हो गया तो फल, सब्जी, अनाज, हवा, पानी, एनिमल जो पानी वाले सब कंटेमिनेट होने लगेंगे और लोग उसको खाएंगे तो रेडिएशन से वो प्रभावित होने लगेंगे। तो फुकुशिमा डाइची रिएक्टर जापान में डैमेज हुआ था। कुछ कुछ घटनाएं न्यूक्लियर के क्षेत्र में दुनिया ने देखी। अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आए दिन खबर आती है यहां लीकेज हो सकता है, वहां रेडिएशन पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है, रोज चलता रहता है। तो न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा खतरा है कि मान लो किसी कंट्री में उनके पास सेफ्टी मेजर सही नहीं थे या सही टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई, लीकेज हो गया। कि बांग्लादेश में रिएक्टर है, कि पाकिस्तान में है, टेक्नोलॉजी सही नहीं रही और लीकेज हो गया। या युद्ध की स्थिति में किसी देश ने किसी पे बम गिराया या मिसाइल गिराया और न्यूक्लियर रिएक्टर पे गिरा दिया। तो इस प्रकार के रिस्क को आज के सिनेरियो में अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक जैसे आजकल जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन, आए दिन खबर आती है रिएक्टर के आसपास रशिया कब्जा कर रहा है या अटैक कर दिया, कि रेडिएशन की समस्या हो सकती है। तो इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई है। 1986 के आसपास चेरनोबिल डिजास्टर, 2011 में फुकुशिमा, ये तो हुआ था, सुनामी आ गई थी वहां पर 2011 जब। उसके बाद उसके अलावा युद्ध की स्थिति में भी लीकेज हो सकता है, टेक्नोलॉजी फेलियर में हो सकता है, मेंटेनेंस के दौरान लीकेज हो सकती है। चेरनोबिल में तो मेंटेनेंस चल रहा था रिएक्टर का, तब डिजास्टर हो गई थी, मेंटेनेंस के दौरान लीकेज हो गया था। तो अगर रेडिएशन लीक कर गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर को घटा रहे हैं। जापान न्यूक्लियर को लगातार डिस्करेज कर रहा है और न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी जापान की बहुत अच्छी है, पर वो दुनिया के ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो उसका लोकेशन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एरिया, प्रशांत महासागर में एक लावा बेल्ट, जो दुनिया का सबसे एक्टिव क्षेत्र है डिजास्टर्स के लिए। तो जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि भविष्य में भी खतरा इस पर बना हुआ। तो जापान ने क्या डिसाइड किया, न्यूक्लियर एनर्जी को कम करते जाओ, कट करते जाओ, क्योंकि उससे होने वाला खतरा बिजली बनाने की जो फायदा है उससे कहीं बड़ा हो सकता है। जापान ने यह समझा कि बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर को यूज करना एक बात है, कि बिजली बनाने के लिए थर्मल से अच्छा तो है, पर इससे होने वाली दुर्घटना बहुत बड़े स्केल की हो सकती है। तो एक तरफ अच्छा है न्यूक्लियर, पर इससे जुड़ा हुआ रिस्क भी बहुत बड़ा रूप का हो सकता है, बहुत बड़ा साइज हो सकता है उस रिस्क का। तो कई देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर को डिस्करेज कर रहे हैं, पर इंडिया जितना बड़ा कंट्री है और हमारी जितनी एनर्जी डिमांड है, हम लोग एक्सपेंशन फेज में हैं। हम न्यूक्लियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पर इंडिया ने भी देखो न्यूक्लियर को उतना नहीं अपनाया जितना हम सोलर या विंड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज भी हमारे पूरे पावर जनरेशन का न्यूक्लियर से हम 3% जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम न्यूक्लियर को बढ़ाना भी चाह रहे हैं, पर हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली हम उतने एडवांस नहीं है। और प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, फ्रांस की, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, जापान की, तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, तो उनके लिए ओपन कर रहे हैं। और अभी हम सिर्फ 8.8 गीगावाट ही जनरेट करते हैं, जो 3% है पूरी बिजली का। तो इंडिया न्यूक्लियर के क्षेत्र में एक्सपेंशन मोड में है, पहला ये बात। सिविल सर्विसेज में लिखने को आ जाए मेंस में किसी को, तो हम न्यूक्लियर में एक्सपेंशन के फेज में हैं। जबकि कई देश जो न्यूक्लियर जिन्होंने अच्छा खासा जनरेशन किया हुआ था,
वो कट डाउन कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हमारी मजबूरी है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए, इंडस्ट्रीज लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, इतनी पावर हमें चाहिए, थर्मल को बड़े स्केल पे करेंगे तो उतना एनवायरमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो दुनिया में हल्ला मचेगा कि थर्मल ज्यादा यूज कर रहे हैं, कोयला इंडिया ज्यादा जला रहा है, तो परेशानी बढ़ रही दुनिया में। तो कोयला तो ज्यादा जला नहीं पाएंगे, भविष्य में कम करना ही करना है। कई सारे इंटरनेशनल एनवायरमेंट के एग्रीमेंट हैं, पैक्ट हैं, उनसे इंडिया जुड़ा हुआ है। तो कोल तो फ्यूचर है नहीं, वो तो आपको कम ही करना पड़ेगा। ठीक, तो अब अल्टरनेट क्या बचा? रिन्यूएबल सोर्स बचे, पर उनमें वेदर का चक्कर है, रिलायबिलिटी उतनी नहीं होती, तो न्यूक्लियर आपकी मजबूरी बन गया। मजबूरी मतलब भविष्य में आपको इसकी तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। को थर्मल को घटाने के लिए अकेले सोलर और विंड उतना पूरा कर लेगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। अकेले सोलर और विंड से आप पूरी पावर जनरेशन इंडिया की जितनी रिक्वायरमेंट उतना नहीं कर पाओगे, आपको और भी सोर्स तो लेने पड़ेंगे। तो और भी सोर्स में एनर्जी के रूप में, जैसे गाड़ियों में फ्यूल यूज हो रहा है, तो हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्वेश्चन फिर से यूपीएससी पूछेगा, पिछले साल बता के भेजा था, 2 क्वेश्चन आए थे सिविल्स में, और भी एग्जाम में आया। ग्रीन हाइड्रोजन फिर क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरमेंट पढ़ाया हुआ है मैंने, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन दोनों। ठीक है, इन्वायरमेंट के लास्ट चैप्टर में, एनर्जी में। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क बिफोर शांति, तो शांति जो कानून पास हुआ है, इससे पुराने वाले दोनों लॉ जो खत्म हो गए वो क्या थे? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन को रिस्ट्रिक्ट करता था पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व कर रखा था। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये 2010 में कानून पास हुआ था। तो ये कानून पास हुआ तो ये लायबिलिटी, जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ, न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, तो 2010 में ये कानून बना तो, और ये लायबिलिटी इंपोज करता है केवल रिएक्टर ऑपरेट करने वाले पर नहीं, जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं उनके ऊपर भी जवाबदेही होगी। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ तो जो ऑपरेटर हैं उनकी जिम्मेदारी तो होगी ही, जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं उनकी भी जिम्मेदारी होगी। तो ये कानून इतना रिजिड लगा, इतना स्ट्रिक्ट लगा कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने की स्थिति में जो ऑपरेटर है उसकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ में सप्लायर की भी जिम्मेदारी होगी। तो सप्लायर लायबिलिटी का जो क्लॉज था उसने डिस्करेज किया प्राइवेट प्लेयर्स को। तो फॉरेन कंपनीज जो थी, विदेशी कंपनी और भारत की खुद की भी प्राइवेट कंपनी, उनको डिस्करेज किया इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करने से। तो जो ये कानून था कि जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लायर होंगे उनकी भी लायबिलिटी होगी, इस कारण से विदेशी कंपनियां और इंडिया की खुद की प्राइवेट कंपनियां भी इसमें निवेश करने से बचने लगे। और ये एक बड़ा बॉटलनेक था। 2008 इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, बहुत अप्रिशिएट किया गया था, बहुत बढ़िया डील हुई थी, पर लॉ हमारे ऐसे थे कि प्राइवेट कंपनीज आगे आ नहीं पा रही थी इसमें। ठीक है, तो अब ये जो कानून बनाया गया है, पुराने दोनों एक्ट को खत्म करके शांति एक्ट में लिबरलाइज किया गया है, कानून में थोड़ा सॉफ्ट किया गया कि प्राइवेट कंपनीज आ पाए। क्या ये पूरी तरह समझ पाए हैं? पूरी तरह समझ आ गया ये? भाई समझ आया कि नहीं आया? रिपीट करना हो तो मुझे बताओ। शांति एक्ट आपसे कोई पूछे न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री, एक बात, शांति का फुल फॉर्म, और पुराने दोनों कौन से कानून को रिप्लेस करके बना है, खत्म हो गई बात। सिविल सर्विसेज में अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो पॉइंट्स लिख देगा मल्टीपल कि इनमें से कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब आ जाते हैं वीबी जी राम जी, ये भी क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, पक्का पूछेगा ये, पेपरों में अभी लगातार पूछेगा, 2 महीने बाद जो पेपर होंगे। पहले तो इसका फुल फॉर्म, तो पिछली क्लास में जो पूज्य बापू नाम से मैं योजना बोल रहा था, पहले नाम प्रपोजल वही था, उसी को नाम का प्रपोजल दिया गया था, पर उसको चेंज करके अब ये नाम दिया गया है और यही पास भी हो गया है, यही कानून अब बन भी गया है। तो मनरेगा कानून जो सन 2005 में पास हुआ था, अब सवाल देखो कहां कहां से आएंगे। पहला सवाल, वीबी जी राम जी स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बताइए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। वीबी जी राम जी शॉर्ट में जो बोल रहे हैं, फुल फॉर्म क्या है? वीबी है विकसित भारत,
जी राम जी क्या है? गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा सवाल, ये किस योजना को रिप्लेस करके बना है? मनरेगा कानून 2005 में पास हुआ था। एक सवाल आएगा, मनरेगा जो कानून रिप्लेस हुआ, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जब ये पास हुआ था तब इसका नाम था नरेगा, NREGA। जब पास हुआ था तो इसका नाम केवल नरेगा था, महात्मा गांधी वर्ड बाद में ऐड किया गया था। नरेगा नाम से पास हुआ था, महात्मा गांधी वर्ड जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये 2005 में पास हुआ था नरेगा। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे नरेगा पास किया गया था। नरेगा में क्या था? 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण क्षेत्र में पर फैमिली पर ईयर मिलना चाहिए। 100 दिन का गारंटीड रोजगार ये था। 100 डेज का गारंटीड रोजगार मिलना चाहिए किसको? ग्रामीण क्षेत्रों में पर फैमिली पर ईयर। हर परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन रोजगार मिलना चाहिए, कुछ काम मिलना चाहिए। और ये योजना इंप्लीमेंट करता था गवर्नमेंट का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस मंत्रालय के अंतर्गत था ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उनके अंतर्गत था मनरेगा। और इसमें जो फंडिंग आती थी, फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती थी। दुनिया में सबसे बड़ा गारंटीड रोजगार की अगर बात करें सरकार के द्वारा, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी मनरेगा। वर्ल्ड का गारंटीड रोजगार के मामले में सबसे बड़ा प्रोग्राम था मनरेगा। जैसे हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट फंडेड दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है आयुष्मान भारत। इतनी पॉपुलेशन है, अब मनरेगा में भी दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गारंटीड एम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा जब पास हुई थी, सरकार को बहुत बजट इसके लिए एलोकेट करना पड़ता था। तो 100 दिन का, कम से कम 100 दिन का रोजगार पर फैमिली पर ईयर देना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का योजना थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आती थी इसके लिए, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था मनरेगा। अब इसको बदलकर एक्चुअल में क्या था, ये स्कीम थी यूपीए मतलब कांग्रेस और उसके अलाइड पार्टीज मिलकर चलाते थे। जिस तरह अब एनडीए है, बीजेपी प्लस अलाइज मिलकर एनडीए है। तो अब मनरेगा के लिए कई दिन से बात चल रही, कांग्रेस ये एलिगेशन लगाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो मनरेगा को लेके सिंसियर नहीं है, कंसर्न नहीं है, जितनी फंडिंग भेजनी है वो भेज नहीं रहे, जितना काम देना है वो दे नहीं रहे। तो इसमें क्या किया, संशोधन ही कर दिया। भाई कांग्रेस ये कह रही थी ना कि हमने तो मनरेगा कानून बनाया हुआ है, कानून बना है, पर उस कानून का जो सेंटर की तरफ से जो इस कानून में दिया जाना चाहिए, जो ये कानून कहता है, सेंटर उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है मनरेगा को। बार बार ये एलिगेशन लगते थे कि भाई हमने पास की थी मनरेगा, जो जो प्रावधान है सेंटर उनको डील ही नहीं कर रहा है, सेंटर उस पर कंसर्न ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या, उसको कानून को ही मॉडिफाई कर दिया, कानून को ही चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? स्टेट के ऊपर बर्डन नए कानून आने पर बढ़ेगा। जो मनरेगा है वहां सेंटर फंडिंग होती थी, यहां पे 60-40 रेशियो कर दिया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट का कंट्रीब्यूशन, स्टेट को फंडिंग मनरेगा में अपनी जेब से देनी पड़ेगी, मनरेगा में नहीं, वीबीजी राम जी में, क्योंकि मनरेगा का नाम बदल के अब ये कानून बन गया है। तो इसमें 60-40 फंडिंग कर दी गई है। तो सेंटर को जो मनरेगा में फंडिंग करनी पड़ती थी पूरी तरह सेंटर के अंडर में आता था, इसको दोनों में शेयरिंग कर दिया, 60 सेंटर 40 स्टेट। स्टेट के ऊपर बर्डन वीबीजी राम जी में बढ़ेगा। मनरेगा में तो स्टेट को पैसा मिलता था सेंटर की तरफ से, यहां पर 60-40 रेशियो बांट दिया गया है, तो स्टेट के ऊपर बर्डन इसका बढ़ेगा। अब सुनो, दिसंबर 21, 2025 द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हमारी, उन्होंने स्वीकृति दे दी है इस एक्ट को। ये नया कानून जो बन गया है, अब यहां बिल लिखा है ना, जब उन्होंने स्वीकृति दे दी अब ये एक्ट बन चुका है। वीबीजी राम जी बिल को सहमति दे दी प्रेसिडेंट ने, तो ये बिल अब एक्ट बन गया। अब ये हो गया वीबीजी राम जी एक्ट। और इसने कांग्रेस लेड गवर्नमेंट 2005 के समय जो नरेगा योजना उनकी थी उसको बदल दिया है इस प्रोग्राम ने। उसका जो नाम था मनरेगा वो बदलकर अब ये हो गया है वीबीजी राम जी। नए एक्ट में क्या संशोधन किए गए हैं?
तो केंद्र कह रहा है भाई 100 दिन का मिनिमम रोजगार क्यों, हम तो कह रहे हैं 125 दिन कर दो। सेंटर कह रहा है कि 100 दिन का रोजगार क्यों, हम तो इस कानून में 125 दिन रोजगार देना चाह रहे हैं, पर पूरा पैसा हमारी जेब से नहीं जाएगा, 60-40 रेशियो बांटो। स्टेट्स को कह रहा है कि भाई आप भी तो शेयर करो, अगर मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की बात हो रही है, हम तो और बढ़ा रहे हैं 125 कर दो, पर आप भी शेयर करो, आप भी कंट्रीब्यूट करो, 60-40 मॉडल पे चलेगा। ठीक, तो 100 से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार गारंटी की जाए। तो नंबर ऑफ गारंटीड डेज फॉर वर्क, वीबी जी राम जी में नंबर ऑफ गारंटीड डेज ऑफ वर्क 100 से 125 हो गए। ये हाईलाइट भी कर दिया मैंने, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। पर फैमिली पर ईयर, प्रति घर, पर फैमिली पर ईयर मतलब हर हाउस होल्ड हर साल मिनिमम 125 डेज का गारंटीड वर्क मिलना चाहिए। अगर उसको वर्क नहीं मिल पाया तब, अगर उसको वर्क नहीं मिला, उस केस में वर्क नहीं मिला तो भी उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये एक्ट में ये प्रोविजन भी रखे गए हैं, अगर काम नहीं दे पाए, फेल्योर, अगर वर्क नहीं दे पाए, फेल हो गए वर्क देने में, कि काम मान लो कभी है ही नहीं, तो भी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। और इसमें यह भी प्रोविजन है, टाइम पर अगर वेजेस नहीं मिल रहे तो पेनल्टी भी लगेगी। टाइम पर अगर वेजेस नहीं मिल रहे हैं वर्कर को तो पेनल्टी का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। 1.5 लाख करोड़ रिजर्व रखे गए हैं विलेजेस के कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए भी। 1.5 लाख करोड़ बजट रिजर्व रखा गया है इस स्कीम में, विलेजेस का भी कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट किया जाए। और वीबी जी राम जी में किस तरह का काम होगा, किस तरह का काम दिया जाएगा? एक तो वाटर कंजर्वेशन का काम होगा, मतलब वाटर सिक्योरिटी। 4 एरिया डिफाइन किए गए हैं वीबी जी राम जी में। जो वर्क दिया जाएगा वो किससे रिलेटेड? 4 एरियाज हैं, 4 फोकस एरियाज हैं जिस सेक्टर में काम देंगे। एक तो वाटर सिक्योरिटी, वाटर कंजर्वेशन वगैरह के लिए, तालाब बनने हैं, कोई लेक बननी है, कोई वाटर कंजर्वेशन टैंक बनना है, तो वाटर सिक्योरिटी के केस में। दूसरा, कोर रूरल इंफ्रा, कोर रूरल इंफ्रा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़क बननी है, नाली बननी है, तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल के लिए, उसके लिए जरूरत है। लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए। और एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर गांव क्षेत्र में हो जाता है तो फिर एक्सट्रीम वेदर मिटिगेट, मतलब वेदर मिटिगेशन, उस एक्सट्रीम वेदर से कैसे निपटेंगे? हीट वेव चल रही है, एक्सट्रीम वेदर है, तो मिटिगेट कैसे करेंगे? रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाने हैं, कुछ काम होना है, तो एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन। एक्सट्रीम वेदर को मिटिगेट करने के लिए जो जो चीजें बनाने की जरूरत पड़ेगी, मनरेगा के वर्कर वो काम भी करेंगे। तो वाटर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोर रूरल इंफ्रा, सड़कें नालियां वगैरह, लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बनाना हो, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेट करने के लिए जो चीजें बनानी होंगी, ये वर्कर उसमें काम करेंगे। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, इस क्षेत्र में काम कराएंगे। ठीक है, सेंटर जो है मेन फंडिंग पार्टनर सेंटर ही रहेगा, पर अब इसको 60-40 मॉडल कर दिया है। 60 जो है वो सेंटर की तरफ से, 40 जो है वो स्टेट का। तो फंडिंग मॉडल अब इसमें जो है सेंटर स्टेट का 60-40। हालांकि इसमें भी ये नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा सा अलग रखा गया है, यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ और है। मैं इन जनरल बता रहा हूं, मोटे तौर पर 60-40 मॉडल है। स्टेट्स में जो लागू होगा 60-40 का मॉडल है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहां सिंपल मतलब है 60-40 इन जनरल। कुछ कुछ स्टेट के लिए स्पेशल जहां प्रावधान है उनके लिए अलग नियम, तो 60-40 मॉडल पे इसको रखा गया है। ठीक है, मनरेगा में सेंटर ही मेजॉरिटी बियर करता था, मेजॉरिटी इंटायरली ये सेंटर मैनेज करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो स्टेट की आती थी उसका भी 25% मनरेगा में सेंटर देता था। 90-10 मान के चलो, मनरेगा में लगभग 90-10 का रेशियो होता था, तकरीबन इतना रेशियो होता था मनरेगा में। यहां पर 60-40 है। ठीक है, अब उन्हीं पॉइंट को समरी के तौर पे कोई देखना चाहे, यहाँ पे एक चार्ट है पीआईबी का, पीआईबी ने बड़ा अच्छा एक राइटअप निकाला था इस पे, ये हमने लिख दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सोर्स है ये समराइज फॉर्म में, वीबी जी राम जी।
ये क्वेश्चन आएगा, फिर कह रहा हूं मैं। मैंने कहा विनमय, पूरे साल में छुट्टियां कितनी दी जा रही, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 125 दिन का काम पूरे साल में प्रति घर हर साल उसको मिलना चाहिए। अगर पूरे साल में उसको वो नहीं मिल पाया, 125 दिन पूरे नहीं हो रहे, छुट्टियां उट्टियां दी जाएंगी, वो सब बात सही है, पर जितना उसको कानून के आधार पे मिलना चाहिए, यदि उतने भी दिन पूरे नहीं हुए, तब तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे या नहीं देंगे? जो मैंने पॉइंट बोले हैं ध्यान से सुना करो। मैंने ये कहा जितना मिनिमम गारंटीड डेज देना है एम्प्लॉयमेंट, यदि उतना भी नहीं हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे। और मिनिमम उतने दिन काम देना है, क्या पता पूरे साल काम चले। सरकार के पास अगर उतने प्रोजेक्ट हैं कि पूरे साल काम करे, क्या पता पूरे साल चले। पर फिर अपर लिमिट भी रखनी पड़ेगी कि पूरे साल का क्या मतलब 365 दिन भी गवर्नमेंट काम ले सकती है? नहीं, तो 60 दिन छुट्टी की बात आप कर रहे हो, छुट्टी देनी पड़ेगी वो उस केस में। कि पूरे साल 365 दिन काम लिया जाएगा क्या? नहीं, तो उस केस में छुट्टी के भी प्रावधान रखे गए हैं। पर मिनिमम 125 उसको कवर करना है, यदि वो भी नहीं होगा तब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो कंप्लीट। अगला टॉपिक, मनरेगा बता तो दिया ही है वैसे मैंने, यहां देखो लिख दिया जब पास हुआ था। मनरेगा 23 अगस्त 2005 को पास हुआ था। कहीं डेट ना पूछ ले, छोटे मोटे पेपर में डेट बोल देता है कि कब हुआ था, डेट बताइए। और फरवरी 2006 में ये लागू हुआ था। अगस्त 5 में पास किया गया था और 2006 से फरवरी से लागू हो गया था। एक्चुअल नाम इसका नरेगा हुआ करता था, बाद में बदल के महात्मा गांधी वर्ड इसमें जोड़ा गया था। तो नाम इसका महात्मा गांधी वर्ड बाद में आया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? अगला सवाल, विक्रम 1। पूरा कानून पढ़ने बैठोगे तो 3-4 पेज का डाटा बनेगा रविकांत, उतना जरूरत है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है, एक आधा पेज उतना बताया जितना एग्जाम के मतलब का है। नहीं तो पूरा पूरा एक्ट अवेलेबल है, पूरा एक्ट पढ़ते रहो बैठ के आराम से, पूरा कानून क्या क्या लिखा है। पूरा कानून कई पेज का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, विक्रम 1। विक्रम 1 क्या चीज है? जो हमारा स्पेस सेक्टर है। अच्छा, ऊपर एक बच्चे ने कोई सवाल पूछा था, सीएलएनडी, थोड़ा फिर से। सीएलएनडी कानून मैंने बताया ना, 2010 का जो कानून था वो ऑब्लिगेशन लगाता था कि जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं वो भी इस दायरे में आएंगे। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं उनकी भी लायबिलिटी बनेगी, उनकी भी जवाबदेही होगी। तो इस वजह से प्राइवेट कंपनीज वगैरह इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि अगर कोई घटना घट गई तो हालत खराब हो जाएगी कंपनसेशन देने में ही। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर वाले में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो इसलिए शांति एक्ट में उनको लिबरल कर दिया, आसान कर दिया गया चीजों को। विक्रम 1 देखो, स्पेस सेक्टर जो है इंडिया का, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज अब आ गई हैं, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हो गई हैं। जैसे एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ये एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया की जो स्पेस सेक्टर में काम करती है। तो अकेले इसरो कितना काम कर पाएगा? इसरो सरकारी है, तो अकेले इसरो कितना काम कर पाएगा? प्राइवेट कंपनीज भी, उनको भी वो दे रखा है कि वो लोग भी, प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट लॉन्च भारत में करते हैं। तो विक्रम 1 क्या चीज है? ये इंडिया स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी है भारत की, स्पेस सेक्टर में काम करने वाली, इन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट बनाया है। अब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में फिर पूछेगा, मैंने पहले भी करंट अफेयर में पढ़ाया था लास्ट टाइम। इन्होंने एक और रॉकेट लॉन्च, एक और स्पेस में रॉकेट भेजा था, उसका नाम था विक्रम एस। उसका नाम विक्रम एस था। तो विक्रम एस पहले करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, विक्रम एस पहले लॉन्च कर चुके हैं, अब इन्होंने विक्रम 1 लॉन्च किया है। तो विक्रम एस, विक्रम 1, विक्रम और कल्पना नाम से माइक्रो प्रोसेसर का भी नाम बताया था मैंने। विक्रम नाम आपने माइक्रो प्रोसेसर में भी सुना था, तो इंडिया ने बनाया। तो स्काईरूट एरोस्पेस ये पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 नाम से इस प्राइवेट कंपनी ने बनाया है।
उससे पहले भी स्पेस में विक्रम एस ये लॉन्च कर चुके हैं। अब क्या सवाल है, पीएम मोदी ने अनवील किया, दिखाया स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट। जो उसके पर्दा हटाने की बात थी, पीएम मोदी ने दुनिया के सामने इसको दिखाया। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट, वो रॉकेट जो सैटेलाइट को लेकर जाएगा और ऑर्बिट में स्थापित करेगा। रॉकेट का काम क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह को लेकर जाना और ऑर्बिट में स्थापित करना। तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट पीएम मोदी ने अभी अनवील किया है, विक्रम-1 नाम से। ये इंडिया का नया प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑर्बिटल क्लास का लॉन्च व्हीकल है, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इंडिया के जो स्पेस साइंटिस्ट रहे उनके नाम पर इसका नाम विक्रम रखा गया, विक्रम साराभाई के नाम पर। ठीक, विक्रम-1 जो रॉकेट है इसके 4 स्टेजेस होंगे। जैसे इसरो के रॉकेट कौन से हैं, जीके एंड करंट अफेयर में, स्टैटिक जीके में हमने स्पेस पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था एक रॉकेट होता है पीएसएलवी, एक होता है जीएसएलवी, एक होता है आरएलवी। तो जो रॉकेट इसरो के भी हैं उनके नाम आपने ये सुने हुए, पीएसएलवी इतने सैटेलाइट लेके गया, जीएसएलवी इतने सैटेलाइट लेके गया, आरएलवी क्या है, ये इसरो के रॉकेट के नाम हैं, ये इसरो के हैं, उसके नाम है पीएसएलवी, जीएसएलवी। अब ये ऐसा थोड़ी है कि ऐसे उड़ के सीधे पहुंच के स्पेस में चला जाएगा, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाता है एक एक स्टेज उससे अलग होती जाती है ना, उसमें मोटर लगी होती है, बूस्टर लगे होते हैं, तो एक एक स्टेज ऊपर जाता जाता है तो उसमें से एक एक स्टेज अलग होती जाती है। पूरा का पूरा वेट जितना वो अर्थ से चला है उतना ही स्पेस में कैरी नहीं करता वो। तो रॉकेट जैसे जैसे जर्नी पूरी करता है एक एक स्टेज उसमें से खत्म होती जाती है, हटती जाती है। तो पीएसएलवी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको ज्यादा वजन ले जाना है, ज्यादा ऊंचाई पे ले जाना है तो जीएसएलवी का यूज करते हैं। जीएसएलवी में एक स्टेज में लगा होता है क्रायोजेनिक इंजन, जो बहुत लंबी दूरी तय करने में हेल्प करता है, ज्यादा वजन को भी कैरी कर सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन लगा होगा, ज्यादा पावर जनरेट करेगा, वो ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाएगा। ये सब स्टैटिक जीके में स्पेस वाले में पढ़ाया हुआ है। आरएलवी, अब पहले रॉकेट जो इसरो यूज करता था वो सैटेलाइट वगैरह को लेके जाते थे पर वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होते थे। आरएलवी एक ऐसा भी बना लिया गया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल, एलवी शब्द का मतलब तीनों जगह, लॉन्च व्हीकल मतलब रॉकेट, रॉकेट को सीधे रॉकेट नहीं लिखते, लॉन्च व्हीकल वर्ड यूज करते हैं। तो पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएलवी क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ऐसे भी रॉकेट इसरो ने बना लिए हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो क्या केवल इसरो ही रॉकेट बनाएगा, प्राइवेट कंपनी बना रही है। विक्रम नाम से स्काईरूट कंपनी ने बनाया, विक्रम एस, विक्रम-1 ये इनके हैं। तो पीएसएलवी 4 स्टेज होता है, जीएसएलवी 3 स्टेज होता है, ये सब स्टेजेस वगैरह बता रखे हैं स्पेस के अंदर रॉकेट्स के बारे में जब बताया है। तो विक्रम-1 जो है उसमें भी 4 स्टेजेस होंगी, जैसे पीएसएलवी होता है, विक्रम-1 में भी 4 स्टेजेस होंगी। शुरू की 3 स्टेज जो होंगी उसमें फ्यूल, सॉलिड फ्यूल डाला जाएगा, सॉलिड फ्यूल धीरे धीरे जले, दूर तक जाए रॉकेट। तो शुरुआती 3 स्टेज जो होंगी उनमें सॉलिड फ्यूल डाला जाएगा, और टॉप की स्टेज जो होगी उसमें लिक्विड फ्यूल होगा, हाइड्रोगोलिक लिक्विड। अपर स्टेज में डाला जाएगा हाइड्रोगोलिक लिक्विड। तो 4 स्टेज है, 3 में सॉलिड फ्यूल, वो टॉप वाले पे लिक्विड फ्यूल। ये बनाया गया है स्मॉल सैटेलाइट सेगमेंट को ध्यान में रख के, कि मल्टीपल सैटेलाइट, छोटे साइज के मल्टीपल सैटेलाइट को एक साथ लेकर जाया जा सके और ऑर्बिट में प्लेस कर सके। क्लियर है? तो इसको क्या सोच के बनाया गया है, इसको बनाया गया है कि छोटे छोटे मल्टीपल सैटेलाइट को एक साथ कैरी करके ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाए एक ही साथ। तो 350 किलोग्राम तक का वजन लेके जा सकता है सैटेलाइट भी। कितने वजन के? 350 किलोग्राम तक वेट लेके जा सकता है। तो 300 मतलब अलग अलग सैटेलाइट भी लेके जाए तो वो 350 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो अगर लियो ऑर्बिट में जाना है, लियो ऑर्बिट में अगर स्थापित करना है तो 350 किलोग्राम तक वजन लेके जा सकता है।
और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर लेके जाना है तो 260 किलो तक वजन लेके जा सकता है, तब फिर 260 किलो तक वजन लेके जा सकता है, यही क्षमता है इसकी। स्काई रूट किस तरह की कंपनी है, क्या है? स्काई रूट भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसको पवन चंदाना और भरत ढाका इन दोनों ने मिलकर बनाया था। दोनों ही आईआईटी के पास आउट, आईआईटी के पढ़े हुए, इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने विक्रम एस, ऑर्बिटल रॉकेट तो नहीं था, सब ऑर्बिटल था, वो पूरी तरह से वो ऑर्बिटल रॉकेट नहीं था, वो सब ऑर्बिटल रॉकेट था, ट्रायल था बेसिकली। विक्रम एस उन्होंने लॉन्च किया था और भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई थी स्पेस में रॉकेट भेजने वाली। तो स्काई रूट ने 2022 में जब विक्रम एस लॉन्च किया था, पहला अपना लॉन्च किया था, तो ऑर्बिट में तो नहीं, वो सब ऑर्बिट के लिए था, सब ऑर्बिट में भेजा था और भारत की पहली कंपनी बन गई थी रॉकेट को स्पेस में भेजने वाली। क्लियर है? ये मिस यूनिवर्स वगैरह का जो क्वेश्चन है, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, पर ये आरआरबी छोटे मोटे एग्जाम में तो आ ही जाता है। कभी कभी सिंगल लाइनर यूपीएससी हालांकि पूछता नहीं है, पर पेपर मान लो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन 50% आ गए तो एक आध हल्का फुल्का क्वेश्चन कभी डाल देते हैं, केवल नाम ही जानना है, एक आध हल्का फुल्का क्वेश्चन कभी डाल देते हैं। हालांकि आरआरबी एसएससी ऐसे एग्जाम में ही आता है। केवल इसमें याद क्या रखना है, एक नाम ही याद रखना है, ये मैक्सिको की फातिमा बॉश ये जीती है मिस यूनिवर्स टाइटल, बस एक नाम देखना ही है। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था मानिका विश्वकर्मा ने पार्टिसिपेट किया था, पर जीती ये नहीं है। मैक्सिको की फातिमा बॉश जीती हैं मिस यूनिवर्स टाइटल और इंडिया की मानिका विश्वकर्मा एलिमिनेट हो गई थी टॉप 12 राउंड में, टॉप 12 तक पहुंची थी फिर एलिमिनेट हो गई। लास्ट ईयर जीती थी डेनमार्क की विक्टोरिया जेर, थेलविंग नाम था इनका, लास्ट ईयर ये जीती थी। इंडिया की तरफ से अब जीके में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, इंडिया की तरफ से मिस यूनिवर्स टाइटल कितनी बार जीते गए हैं? 3 ही मिस यूनिवर्स रही हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ संधू। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाथ संधू। और मानिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया नाम से एक टाइटल हुआ था, मिस यूनिवर्स इंडिया एक इवेंट जो हुआ था उसमें ये जीती थी। तो मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिस यूनिवर्स जो हुआ वो तो मैक्सिको की फातिमा बॉश जीती। मिस यूनिवर्स इंडिया के नाम से इवेंट हुआ जयपुर में, उसमें ये जीती थी, इसीलिए ग्लोबल मिस यूनिवर्स वाले में इनको भेजा गया। मिस यूनिवर्स इंडिया नाम से जो इवेंट हुआ जयपुर में उसमें ये जीती थी, इसलिए इंडिया की तरफ से इनको मिस यूनिवर्स इवेंट में भेजा गया। और ये हुआ कहाँ है मिस यूनिवर्स 2025 वाला? इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में, इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड। मिस यूनिवर्स 2025 का जो इवेंट है थाईलैंड में हुआ। क्लियर है? पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पे अभी गए थे, पिछली क्लास में बताया था मैंने, इथोपिया, जॉर्डन, ओमान, इथोपिया, जॉर्डन, ओमान। तो 17 तारीख को क्लास हुई थी, उस समय तक वो 2 कंट्री की यात्रा कर चुके थे, तीसरे कंट्री में पहुंचे थे। इथोपिया बता दिया था मैंने, जॉर्डन बता दिया था, अब तीसरा कंट्री अब यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, वो ओमान। तो ओमान में गए और ओमान के साथ एक ये कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं, सेपा एग्रीमेंट, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा का फुल फॉर्म होता है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ओमान ने इनको सम्मानित किया है द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ओमान का, ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और इसके साथ ही 29 सिविलियन अवार्ड अभी तक पीएम मोदी को मिल चुके हैं, अलग अलग देशों के 29 सिविलियन अवार्ड अभी तक इनको मिल चुके हैं। ओमान ने भी सम्मानित कर दिया, कई अवार्ड मैंने पिछले क्लासेस में बताए हुए हैं कहां कहां सम्मानित हुए हैं। तो 29वां अवार्ड है पीएम मोदी को जो मिला है नागरिक सम्मान। ओमान ने भी अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको विजिट में दिया है। 3 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपनी तीसरे देश की यात्रा ओमान पहुंचे, वहां ओमान ने उनको सम्मानित किया। इस सम्मान के साथ द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, जो ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है,
और इसके साथ पीएम मोदी अभी तक 29 कंट्रीज के सिविलियन ऑर्डर उनको मिल चुके हैं, सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। मेन जो फोकस था आर्थिक, तो कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो शॉर्ट में सेपा कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें आर्थिक सहयोग, व्यापार दोनों देश के बीच में बढ़े। क्या? आर्थिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी के जो भी मेजर सेक्टर है उसमें निवेश बढ़े, सहयोग बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, रोजगार जनरेट हो, यही सब। और क्या भाई, व्यापार होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। ओमान विजिट अंडरलाइनिंग इंडिया सस्टेन फोकस ऑन वेस्ट एशिया। तो पीएम मोदी वेस्ट एशिया के कई देशों में बैक टू बैक यात्राएं कर चुके हैं, जिससे हमारा फोकस पता चलता है कि वेस्ट एशिया पर भी भारत नजर बनाए हुए है। हाल फिलहाल में इन्होंने यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ओमान, कई देशों की यात्राएं पूरी की हैं। तो पीएम की इतने देशों की यात्राएं, ये हमारा लगातार एक कंसिस्टेंट फोकस वेस्ट एशिया के क्षेत्र पर है, उस पर दिखाता है कि व्यापार वगैरह को लेके और सहयोग को लेके हम कितने कंसर्न्ड हैं इस पूरे क्षेत्र में, वेस्ट एशिया में। और आसपास का एरिया डिस्टर्ब भी चल रहा है, ये इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्टर्बेंस भी इस एरिया में लगातार बनी हुई है। तो भारत भी अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए है, कई प्रकार के पीस एग्रीमेंट या आर्थिक एग्रीमेंट, सुरक्षा एग्रीमेंट, कई प्रकार की चीजें अलग अलग देशों से हो रही हैं। ठीक, इंडिया का पहला विदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत ने कहां पर बनाई है? मोरक्को ने। भारत ने इंडिया की पहली विदेशी जमीन पर डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित की है मोरक्को में। सितंबर 2025 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ, इन्होंने इनॉग्रेट किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, डिफेंस की कंपनी है ये। तो इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मोरक्को में ओपन की गई है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो भारत की पहली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विदेश में लगाई गई है, और वो भी टाटा कंपनी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोरक्को को जो विदेश रक्षा मंत्री, इन्होंने मिलकर इनॉग्रेशन किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बैरेचेट मोरक्को में लगाया है। मोरक्को का ये सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और भारत की तरफ से अफ्रीका में लगने वाला या विदेश में कहीं लगने वाला भी पहला। तो मोरक्को में सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो ये लगी है, और अफ्रीका की जमीन पे भी ऐसा पहली प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगाई गई, इंडिया की तरफ से भी पहली विदेश में लगाई गई। ठीक, तो ये फैसिलिटी क्या बनाएगी? व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8, जिसको टीएएसएल और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर डिजाइन किया है। इसको डिजाइन किया है टीएएसएल ने और डीआरडीओ ने मिलकर। वैप होता क्या है? एक मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कई प्रकार की चीजें लगी होती हैं इस पर, मोटर कैरियर, एम्बुलेंस वेरिएंट, कई प्रकार की चीजें इस पर लगी होंगी। एक बहुत बड़े साइज का व्हीकल। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के क्षेत्र में एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड में क्या होता है? फ्री ट्रेड का मतलब है भाई टैक्स वगैरह का बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे, एक तरह से खुला व्यापार, एक तरीके से खुला व्यापार, फ्री ट्रेड। तो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अभी जल्दी की न्यूज है। तो दिसंबर 2025 भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक एक समझौता हुआ है फ्री ट्रेड को लेकर। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के जो ये क्रिस्टोफर लक्सन जो हेड है वहां के, दिसंबर 25 में ही अभी अनाउंस हुआ है, ये जल्दी की न्यूज है। न्यूजीलैंड के हैं क्रिस्टोफर लक्सन, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। क्रिस्टोफर लक्सन मार्च में आए थे भारत, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी इसको लेकर। क्रिस्टोफर लक्सन मार्च में भारत आए थे, तब उन्होंने ये इंटरेस्ट जाहिर किया था, ये बातचीत शुरू हुई थी इन दोनों के बीच में, और 9 महीने के समय में इसको साइन कर लिया गया। तो क्रिस्टोफर लक्सन की मार्च में जो भारत यात्रा थी तब ये डिस्कशन शुरू हुआ था, और 9 महीने के अंदर इसको फाइनलाइज कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है? ज्यादातर महिला टीम जो है वो नेगोशिएट किए हैं, वुमेन लीडर्स वगैरह का भी रोल रहा है इसमें। तो यहाँ पे फाइनल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतने समय में फाइनल हो गया। ये भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक एंगेजमेंट को और बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, व्यापार दोनों के बीच बढ़ेगा। इसकी वजह से और भी रास्ते खुलेंगे, इनोवेशन के क्षेत्र में काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेंगे, किसानों के हित में भी रहेगा, एमएसएमईज को फायदा मिलेगा, एजुकेशन को भी फायदा मिलेगा,
दोनों देशों के स्टूडेंट वहां से आ भी सकते हैं, यहां से जा भी सकते हैं पढ़ने। विद द स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल फाउंडेशन प्रोवाइडेड बाय दिस, पीएम एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, और इससे ये अनुमान है कि बायलेटरल ट्रेड, हम दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है, अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। बड़ा जो एक्सपेक्टेशन है इससे ये देखा गया है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से अगले 5 साल में आज जो हमारे बीच ट्रेड होता है हम उसको डबल कर लेंगे। एज वेल एज $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में न्यूजीलैंड से आएगा अगले 15 साल में। $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा न्यूजीलैंड से अगले 15 साल के अंदर। डेयरी बिजनेस वगैरह भी न्यूजीलैंड का बड़ा एडवांस है। डेयरी बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है भारत में। ठीक है, तो कई प्रकार के सेक्टर को फायदा मिलेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और 5 साल में भारत और न्यूजीलैंड का व्यापार डबल होने की संभावना, और $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत एक्सपेक्ट कर रहा है न्यूजीलैंड से 15 साल में। द लीडर ऑल्सो वेलकम द प्रोग्रेस अचीव्ड इन अदर एरिया, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में फायदा, एजुकेशन में पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बढ़ेगा, कल्चरल वो भी फायदे होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और क्या है, कुछ नहीं, बस काफी है इतना। बेंगलोर, यहाँ इंडिया का पहला AICT बन रहा है कर्नाटक में। इंडिया का पहला AICT बनाया जा रहा है, बिडाडी ये जगह है कर्नाटका में। द ग्रेटर बेंगलोर पे बर्डन इतना है कि ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप की जा रही है। बेंगलोर पे तो ट्रैफिक इतना, बर्डन इतना, तैयार किया जा रहा है ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप, और यहां पर इंडिया का पहला और लार्जेस्ट AI पावर्ड टाउनशिप बनाई जा रही है। जगह का नाम बिडाडी, जो टाउनशिप बनेगी बिडाडी जगह है ये, बेंगलोर से 30 किलोमीटर पड़ता है, और ये कर्नाटक का सेकंड बिजनेस हब हो जाएगा बेंगलुरु के बाद। कर्नाटका का सेकंड सेंट्रल बिजनेस हब हो जाएगा बेंगलुरु के बाद। लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 3 साल में पूरा करने का अनुमान। तो जीबिट में रेजिडेंशियल स्पेस भी बनेगा, हेल्थ केयर भी बनेगा, एजुकेशन, कल्चरल फैसिलिटी, 1100 एकड़ रिजर्व रखा जाएगा ग्रीन बेल्ट के लिए, पार्क और ओपन स्पेस बनेगा। तो एक प्रॉपर टाउनशिप बनाई जाएगी AI को ध्यान में रख के, AI इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। कवच क्या है? रेलवे के जो एक्सीडेंट होते हैं, कॉलिजन वगैरह होते हैं, उनको कैसे रोका जाए। कवच में पहले भी पढ़ा चुका हूं, साइंस एंड टेक में पढ़ा चुका हूं, ICT में पढ़ा चुका हूं, करंट अफेयर में ही पढ़ा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में कि RDSO का बनाया हुआ कवच, उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई तब भी बताया था मैंने कि सारी ट्रेनों में अभी तक लग नहीं पाया है कवच। ये क्या है? कवच जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, कॉलिजन से बचाएगा, 2 ट्रेनों में टकराव ना हो पाए। तो उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई तब भी चर्चा में रहा, तो कवच सब ट्रेनों में लग ही नहीं पाया था। अब हालांकि इसको कई रूट पे बढ़ाया जा रहा है। तो कवच भारत का खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रेलवे की सेफ्टी को बढ़ाएगा। किसने बनाया? रेलवे की ही संस्था RDSO के द्वारा बनाया गया। रेलवे की ही संस्था RDSO ने बनाया। अभी न्यूज में क्यों रहा? दिसंबर 2025 के डाटा के अनुसार 2000 किलोमीटर की रेलवे की जो लाइन है, 2000 किलोमीटर रेलवे रूट पे इसको कमीशन कर दिया गया है। पर रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, पूरा कवर करने में बहुत समय लगेगा। दिसंबर 2025 के अनुसार रेलवे के रूट पे 2000 किलोमीटर रूट अभी तक कवर कर गए हैं। उसके अलावा 7000 किलोमीटर से ऊपर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है, 860 टेलीकॉम टावर लगा दिए गए हैं, 767 स्टेशन कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो चल रहा है इसमें बड़े स्तर पे काम, धीरे धीरे नेटवर्क को बढ़ाते रहेंगे। अभी पूरा नेटवर्क से कवर से बहुत दूर है हम। माहे नाम से नेवी में एक शिप कमीशन हुआ है, सर्विस में जोड़ा गया है। सबमरीन जो होते हैं पनडुब्बी, उनका दुश्मन, एक ऐसा वॉरशिप तैयार किया गया है जो पनडुब्बियों को मार गिराए, क्योंकि पनडुब्बी पानी के नीचे नीचे चलती है। अगर वो वहां से टॉर्पीडो या मिसाइल लॉन्च कर देगी तो ऊपर शिप या जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वॉरशिप भी होने चाहिए जो नीचे पनडुब्बी का पता लगा के उसको नीचे खत्म कर दे। तो एंटी सबमरीन मतलब पनडुब्बी का दुश्मन, एक ऐसा वॉरशिप जो पनडुब्बी का दुश्मन हो। तो 8 इस तरह के शिप बनाए जा रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, CSL, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL 8 इस प्रकार के शिप तैयार कर रही है। उसमें पहला बन गया है और नेवी को मिल गया है माहे नाम से। 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप तैयार कर रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।
शिप बनाने वाली भारत में कई कंपनियां हैं, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो शिप बनाने वाली कई कंपनियां हैं, उनमें एक है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल की, कोची की। तो माहे नाम से 8 शिप बनने हैं, उसमें पहला माहे ये नेवी को मिल गया। तो नवंबर 25 नेवी ने माहे नाम का शिप कमीशन कर लिया है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। पूरा नाम इस शिप का ऐसा होता है, ASW, SWC बोलते हैं शॉर्ट में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ये पूरा नाम होता है। और कहां पर कमीशन किया गया है? मुंबई में लगाया गया है इसको। इस शिप को कहां पर कमीशन किया है? मुंबई के कोस्ट पे। तो माहे एक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का ही एक उदाहरण है, ये भी मेक इन इंडिया का ही उदाहरण है। नेवल शिप डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ये सब भारत का है, इसमें इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इंडिया में ही हुआ। तो लिखा है ना, इसका काम है सबमरीन्स को हंट करना, सबमरीन को मार गिराना। और भी कामों में ले सकते हैं इसको, भाई शिप है तो और भी काम कर सकता है। कंडक्ट कोस्टल पेट्रोलिंग, कोस्टल एरिया में पेट्रोलिंग का भी काम आएगा। तो सबमरीन को पता लगा के मार गिराना, कोस्टल एरिया में पेट्रोलिंग करना, और मैरीटाइम के और भी कई ऑपरेशन। ये पहला शिप है जो 8 शिप बनाए जा रहे हैं इसी क्लास के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। टोटल 8 बना रहे हैं इस तरह के, जिनमें पहला मिल गया है माहे नाम से। सवाल एक ही है, माहे क्या चीज है? ये मिसाइल का नाम है, या HAL का एयरक्राफ्ट है, या ये एंटी सबमरीन वॉरशिप है? एंटी सबमरीन वॉरशिप है। एक ही लाइन क्वेश्चन है। और पूछेगा तो किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, खत्म बात। इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अभी वियतनाम के साथ। वियतनाम के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सबमरीन के क्षेत्र में, म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू कोऑपरेशन। एक साथ मिलकर सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेंगे, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो कोई इमरजेंसी होने में, कोई इमरजेंसी वगैरह की स्थिति में भारत और वियतनाम एक दूसरे को सहयोग करेंगे सबमरीन रिसर्च और रेस्क्यू के काम में। तो क्या सवाल है? भारत और वियतनाम ने हाल ही में हनोई में एक एग्रीमेंट साइन किया, क्या चीज के लिए? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके समुद्री सुरक्षा बढ़े। कैसे बढ़े? इमरजेंसी की स्थिति अगर होगी तो सर्च और रेस्क्यू, किसका? सबमरीन, सबमरीन सर्च और रेस्क्यू में एक दूसरे का सहयोग किया जाए। अभी ब्रह्मोस मिसाइल की डील बात चल रही है, ये लगभग फाइनल हो गया है वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ। वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है बात कि भारत ब्रह्मोस सप्लाई करेगा। पर ब्रह्मोस जो है वो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, तो अकेले इंडिया नहीं, रशिया की भी सहमति चाहिए थी, रशिया ने सहमति दे दी है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाए थे, ब्रह्मोस का नाम ही क्या है? BRAH है, ब्रह्मपुत्रा। मॉस है मॉस्कोवा, तो भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कोवा रिवर, मॉस्कोवा के किनारे ही मॉस्को स्थित है। ये दोनों ज्वाइंट वेंचर था इंडिया रशिया का। तो रशिया ने अप्रूवल दिया कि अब इंडिया जो है वियतनाम में इंडोनेशिया वगैरह सेल कर सकता है। बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज की तरफ है। फाइनल जब हो जाएगा तो इसको नोट कर लेंगे, वियतनाम और इंडोनेशिया। इंडिया वियतनाम का एग्रीमेंट। लखनऊ को यूनेस्को ने अभी डिक्लेयर किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी, खाने पीने स्वास्थ्य संबंधित हो गई बात। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा, देखना इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी किसको घोषित किया? ये घोषित किया लखनऊ को। तो यूनेस्को की उज्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी ये टाइटल दिया है, डिक्लेयर किया है। क्यों? लखनऊ अपने अवधी कुजीन की वजह से, खाना पीना जो यहाँ का है, प्लस यहाँ का फूड ट्रेडिशन जो है और कल्चरल हेरिटेज, ये सब चीजों को ध्यान में रख के इसको ये टैग दिया गया है। तो सीधा सीधा सवाल है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी भारत में किसको घोषित किया गया? ये घोषित किया गया है इसको, लखनऊ को। जैसे यूनेस्को ने कुछ समय पहले लिटरेचर के लिए क्रिएटिव सिटी किसको डिक्लेयर किया था? लिटरेचर के लिए कोझिकोड केरल, और म्यूजिक के लिए ग्वालियर। पढ़ाया था मैंने और क्वेश्चन कई एग्जाम में आया। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी घोषित किया था कुछ समय पहले, लिटरेचर के लिए केरल कोझिकोड, और ग्वालियर को किया था डिक्लेयर म्यूजिक के लिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया था क्या विन में, जेई में आया था, पढ़ाया था मैंने, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। ग्वालियर म्यूजिक और कोझिकोड लिटरेचर, यूनेस्को ने पहले घोषित किया था इन दोनों को, अभी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को घोषित किया है। ठीक है, पेपर कैसा भी आ जाए, बहुत टफ भी होगा ना, तो भी आरोहण के बच्चों के नंबर 10-12 नंबर ऊपर ही होंगे औरों से। भाई पेपर बहुत टफ आया, किसी से 10 नंबर भी नहीं आ रहे, तो भी आरोहण वालों के 20 से ऊपर होंगे। और अगर आसान आ गया तब तो पेपर उड़ा ही दोगे। भाई ईएससी में रैंक 1 देखो, आरोहण से जब बच्चे आ रहे हैं 132 स्कोर कर रहे हैं। आरआरबी का रिजल्ट देख लो, एसएससी का रिजल्ट देख लो, जो मर्जी पेपर उठा लो। बस बात वहीं की वहीं है विनमय, कि जितना पढ़ाया उतना पढ़े कि नहीं, जितना मैंने पढ़ाया उतना कंप्लीट किए कि नहीं। कुछ कुछ बच्चे जब बताते हैं ना कि सर आपके 8 के 8 सब्जेक्ट हमने कर लिए, तो इतनी तसल्ली मिलती है कि अब उनको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। हाउ टू कवर करंट अफेयर फॉर ईएससी 26, गौरव शुक्ला कुछ दिन पहले ही जीके करंट अफेयर की अप्रोच क्या रखनी है बताया है, वीडियो देख लो, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा। आपके जीके एंड करंट अफेयर के फोल्डर में 2025 का करंट अफेयर अलग कर दिया है पूरा, पहले 25 के लेक्चर कवर कर लो। कई कई बार बता चुका हूं मैं, एक एक सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस कर चुका हूं। शौर्य 1, अभी गवर्नमेंट ने कुछ थीम बेस्ड ये डेवलपमेंट यूपी में, राजस्थान में कई जगह बना रहे हैं ये लोग, यूपी में भी राजस्थान में भी कई जगह बना रहे हैं। तो रक्षा मंत्री जैसलमेर गए थे, 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर म्यूजियम विजिट किए। शौर्य 1 नाम से एक लाइट एंड साउंड शो थार डेजर्ट एरिया में, जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसको दर्शाएगा। शौर्य 1 क्या चीज है, इस नाम से एक लाइट एंड साउंड शो थार डेजर्ट एरिया में चलेगा, जिसमें 1971 का जो युद्ध था, जो बहादुरी दिखाई, वीरों की बहादुरी वहां दिखाई जाए, सोल्जर्स की। तो थार डेजर्ट में चलने वाला लाइट एंड साउंड शो है, उसको शौर्य 1 नाम दिया गया है, जो बहादुरी और बलिदान को बताएगा जो भारतीय सैनिकों के रहे 1971 वॉर के समय। और थीम बेस्ड इस तरह की चीजें यूपी वगैरह में भी बनाई जा रही हैं, और भी जगह बन रहा है। आयरलैंड में नए राष्ट्रपति आ गई हैं, ये कैथरीन कोनोली नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं, माइकल हिगिंस चले गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 T20 टूर्नामेंट होता है, ये बीसीसीआई कराता है। T20 टूर्नामेंट होता है, ये बीसीसीआई कराता है। ईशान किशन देखो बड़े चर्चा में रहे ना, वापस टीम में आ गए। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड जीता है। कहाँ ये लिखा ना, झारखंड। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में तो कम चांस लगते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है, आरआरबी वगैरह में, बिहार में आ जाएगा, आरआरबी में आ जाएगा, झारखंड स्टेट में पूछ लेगा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्वेश्चन आता है किस खेल में खेली जाती है, क्रिकेट का T20 टूर्नामेंट है ये, बीसीसीआई इसको कराता है। और इस बार झारखंड जीता, हरियाणा को हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड जीता, हरियाणा को हराया है। और झारखंड के कैप्टन ईशान किशन थे। T20 टूर्नामेंट होता है, बीसीसीआई कराती है इसको। और सैयद मुश्ताक अली टेस्ट क्रिकेटर थे भारत के, उन्हीं के नाम पर होता है। तो ये सिंगल लाइनर स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है। यूपीएससी स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं पूछता, एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। ईएस में ओलंपिक पे क्वेश्चन आ चुका है, तो स्पोर्ट्स यूपीएससी के एग्जाम में ज्यादा नहीं आता, बाकी आरआरबी, एसएससी, स्टेट एग्जाम, उनमें पूछता है। तो थोड़ा बहुत तो जानना है। स्पोर्ट्स भी जो मतलब के हैं थोड़े बहुत वही लिखाता हूं मैं, बाकी फालतू फालतू नहीं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर सिल्वर मेडल जीती हैं 48 किलोग्राम कैटेगरी में, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीती हैं 48 किलोग्राम कैटेगरी में, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। कहां पे हुआ टूर्नामेंट, नॉर्वे में। 2 नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए हैं। सवाल सिर्फ इतना, मीराबाई चानू सिल्वर जीती हैं 48 किलोग्राम में, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, खत्म बात। कबड्डी टूर्नामेंट, कबड्डी में भारत लगातार दूसरी बार वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। चाइनीज ताइपेई, ताइपेई वैसे ताइवान का नाम है, ताइवान जो कंट्री है ना, वो कई सारे स्पोर्ट्स खेलता है, चाइनीज ताइपेई उसको नाम दिया जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कंट्री ताइवान को कंट्री नहीं मानते। चाइना से जिनको दिक्कत है, चाइना के जो साथी हैं, वो ताइवान को कंट्री नहीं मानते। तो कई कई सारे टूर्नामेंट जो ताइवान खेलता है, वो चाइनीज ताइपेई के नाम से खेलता है, क्योंकि चाइना कहता है कि मेरा एरिया है, ये कब्जा करना चाहता है वो। तो कबड्डी
में भारत लगातार दूसरी बार वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है, जो कि ढाका में हुआ आयोजन, बांग्लादेश में हुआ। सवाल क्या है, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप कहां हुआ 2025 में? ढाका में। कौन जीता? इंडिया। किसको हराया? चाइनीज ताइपेई को। खत्म हो गई बात। इंडिया जीता वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, ढाका में हुआ था, चाइनीज ताइपेई को हराया था। एक एक लाइन का क्वेश्चन है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट होता है ये, तो छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है, अरबी में, एसएससी में। डेविस कप किस खेल में खेला जाता है? पूछता है ना, डूरंड कप किस में होता है, डेविस कप किस में होता है, संतोष ट्रॉफी किस में होता है? तो स्टैटिक जीके में लास्ट में स्पोर्ट्स में पढ़ाया हुआ है। स्टैटिक जीके में लास्ट में स्पोर्ट्स देखोगे, वहां पढ़ाया हुआ है। तो डेविस कप ये कौन से टूर्नामेंट में, क्रिकेट में है कि फुटबॉल में है कि हॉकी है? ये टेनिस टूर्नामेंट है। लगातार चौथी बार ये इटली 4th टूर्नामेंट जीता है ये लगातार तो नहीं, ये टोटल चौथा डेविस कप है इसका। इटली चौथी बार डेविस कप जीता है, और इससे पहले अमेरिका 3 लगातार हो गए इसके, 3 लगातार जीता है, ओवरऑल चौथी बार जीता है। इसके अलावा अमेरिका ने ये स्टेटस हासिल किया है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका जीत चुका है पहले 3 बार लगातार, इटली टोटल 4 जीत चुका है अभी तक। चेस वर्ल्ड कप, जैसे क्रिकेट की जो मेन एजेंसी है इंटरनेशनल आईसीसी, फुटबॉल में है फीफा, चेस में है फिडे। चेस वर्ल्ड कप वगैरह जो ऑर्गेनाइज करता है फिडे। तो जैसे क्रिकेट में आईसीसी, फुटबॉल में फीफा, वैसे ही चेस में फिडे। अब सवाल आता है, चेस वर्ल्ड कप भारत ने आयोजन किया है, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। चेस वर्ल्ड कप 2025 कहां पर हुआ? इंडिया में हुआ, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच कौन जीता है? उज्बेकिस्तान के जवोखिर सिंदारोव। यंगेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड कप जीतने वाला चेस का, 19 साल की उम्र में जीता है। तो फिडे कराता है चेस वर्ल्ड कप। 31 अक्टूबर 27 नवंबर के बीच खेला गया है। गोवा में आयोजन हुआ, जगह पूछेगा कहां पर हुआ? गोवा में। जवोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के, ये जीते हैं, और यंगेस्ट प्लेयर है ये जीतने वाला, 19 साल की उम्र में। वुमेन चेस वाला जो वर्ल्ड कप हुआ वो कहां हुआ? मेन वाला जो हुआ वो तो गोवा में हुआ। अब देखो, जो इंडिया में हुआ उसमें इंडियन नहीं जीता, जो विदेश में हुआ है उसमें इंडियन जीता है। तो वुमेन वर्ल्ड कप चेस का, वुमेन वर्ल्ड कप चेस का जो जॉर्जिया में हुआ, बाटूमी जॉर्जिया में जो खेला गया, वहां इंडियन प्लेयर जीती है। तो ऐसे याद रहेगा कि जो इंडिया में हुआ उसमें इंडियन नहीं जीता, गोवा में हुआ तो सिंदारोव जीता उज्बेकिस्तान का, और जो बातूमी जॉर्जिया में हुआ है उसको इंडियन प्लेयर जीती है, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जीती है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है इस टाइटल को जीतने वाली, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल। और भारत की 88 ग्रैंड मास्टर, 88 ग्रैंड मास्टर हैं, और चौथी महिला है जो ग्रैंड मास्टर बनी है। टोटल 88 प्लेयर चेस में ग्रैंड मास्टर रहे हैं भारत के, चौथी वुमेन है। तो 88 ग्रैंड मास्टर नंबर है इनका, 88 नंबर पे ग्रैंड मास्टर रही भारत में, और टोटल 4 महिलाएं रही हैं, चौथी ये है। ग्रैंड मास्टर महिला जो रही हो, चौथी ये है। तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर इसको जीतने वाली, ग्रैंड मास्टर का भी टाइटल मिल गया, 88 ग्रैंड मास्टर भारत की, और चौथी महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी क्वेश्चन है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां हुआ? इंडिया, मुंबई में फाइनल खेला गया। कौन जीता है? इंडिया जीता है, साउथ अफ्रीका को हराया है। वुमेन वर्ल्ड कप में ओडीआई, वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया जीता, साउथ अफ्रीका को हराया, मुंबई में फाइनल हुआ है। खत्म बात। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही थी? दीप्ति शर्मा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये यूपीएससी भले ना पूछे और एग्जाम में आ जाता है। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी आया था साइक्लोन मोन्था, पहले तो ये मोन्था नाम किसने दिया है? थाईलैंड के द्वारा दिया गया। मोन्था जो साइक्लोन आया, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? थाईलैंड के द्वारा। इस शब्द का मतलब होता है ब्यूटीफुल या फ्रेग्रेंट फ्लावर, थाई भाषा में। मोन्था थाई भाषा का नाम है, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फ्रेग्रेंट फ्लावर। तो ये साइक्लोन जिसने आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन राज्यों को नुकसान पहुंचाया, डेथ्स भी हुई हैं, और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट के कारण नेपाल में एवलांच भी आया है। नेपाल में लैंडस्लाइड की घटना, एवलांच भी आया, बर्फ के जो पहाड़ खिसक जाते हैं, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ कि नेपाल में एवलांच भी आया।
डिजास्टर एक दूसरे से जुड़ी होती है ना कई सारी। तो साइक्लोन जो आया उसने तो भारत के कई राज्यों को प्रभावित किया। इनडायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ, नेपाल में एवलांच का कारण भी रहा ये, माउंटेनियर वगैरह कुछ मारे गए इसमें। ठीक है, तो जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हों या छोटे मोटे भी हों, किसी भी एग्जाम में आ सके, लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कवर करते चलें। पर गार्बेज नहीं, जो एग्जाम के मतलब का है वही टॉपिक वही कवर करें जो गार्बेज ना हो। और एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन करने नहीं जा रहे हो। करंट अफेयर जितना मैं करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आएंगे, 6-7 कॉपी से बन जाए बहुत है। 100% के चक्कर में मत पढ़ना। 100% करने के चक्कर में गार्बेज इतना पढ़ लोगे उतने में तुम्हारे 2-3 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। गार्बेज चक्कर में नहीं पढ़ना। जो करा रहा हूं मैं सारा एग्जाम ओरिएंटेड, और कंटेंट बना के दे रहे हैं तो आपको क्लास में ध्यान से सुनना है बस। ठीक। सौरभ कुमार सिंह कह रहे हैं अपकमिंग आरएसपीसीबी बिहार सैनिटरी का एग्जाम देना है। बैच कौन सा है सौरभ आपका? एसएससी आरआरबी बैच है? पीडीएफ चलो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। अभी पहले स्टार्ट होने दे सौरभ उसका बैच। आरएसपीसीबी की क्लास मैंने 26 से 27 को रखी है, शायद 26-27 को रखी हुई है। सैनिटरी वाला मैंने एक पीडीएफ तो दे रखी है, वेस्ट ट्रीटमेंट पढ़ाया जिसमें। सैनिटेशन वाले में एक तो आपका आएगा वेस्ट ट्रीटमेंट, जो मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन टॉपिक था यूपीएई में, यूपीपीएससीआई में कराया था ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन। तो वो वाली पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखी है। उसमें लास्ट में वेस्ट ट्रीटमेंट के टॉपिक दिए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। बीओडी, सीओडी, वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब पूछता है। और एनवायरमेंट के क्वेश्चन आएंगे पॉल्यूशन वगैरह के। एक्यूआई क्या चीज है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है, ई वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर अप्रैल तक तो मुझे उम्मीद नहीं है, अप्रैल लास्ट में या मई में जाए। 20 अप्रैल के तो बाद ही मान के चलो गौरव, उससे पहले उम्मीद नहीं है। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू। कल विनमय, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कल जो क्लास होगी मध्य प्रदेश स्टेट लोकल की क्लास होगी। कल की जो क्लास है मध्य प्रदेश स्टेट लोकल की क्लास है। करंट अफेयर अपडेशन ऑलरेडी आप लोग काफी कर चुके हैं। इस महीने में 2-3 क्लास करंट अफेयर की और करा के दिसंबर तक का पूरा हो जाएगा। 2-3 क्लास 31 तारीख से पहले पहले करंट अफेयर की और होंगी। करंट अफेयर जो चल रहा है उनमें, जिसमें दिसंबर तक का डाटा पूरा हो जाएगा आपका। और अलग अलग एग्जाम भी क्योंकि अभी लाइंड अप है। अभी जो क्लासेस इस वीक में होंगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ नए टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी। 31 से पहले पहले 2-3 क्लास ईएससी की होंगी, जिसमें अलग से कुछ टॉपिक कराऊंगा जो मुझे अपनी तरफ से ऐड करने हैं। एथिक्स का टॉपिक है या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, तो 2-3 क्लासें ईएस की होंगी। आरएसपीसी की भी कुछ क्लासें होंगी। एमपी स्टेट जीएस होगा और करंट अफेयर होगा। 31 तक जो क्लास का शेड्यूल है देखो ये रहेगा। कुछ क्लासें एसी की होंगी, कुछ आरएसपीसीबी की होंगी। आरएसपीसीबी जनवरी में ही है, बहुत लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। एमपी स्टेट जीएस शुरू हो रहा है। करंट अफेयर सबके लिए कॉमन है, सब में आएगा, तो करंट अफेयर भी चलेगा। और ये अलग अलग टॉपिक जो है उनकी क्लासेस भी 31 से पहले प्लान की है मैंने। ठीक है, शेड्यूल देख लो, विन में शेड्यूल डाल दिया है मैंने। और जितना पढ़ाया है पहले वो पूरा कर लो, रोज रोज चक्कर मत पड़ो। मेरे एंड से कंटेंट बढ़ता जाएगा, अपना पूरा करो विन में और रिवीजन करो। जितना पढ़ा दिया है वो कवर करो, रिवीजन करो। मेरी तरफ से क्लासेस ऐड होती चलेंगी, कंटेंट पूरा रहेगा। जिस दिन क्लास हो वो कवर कर लो और बाकी टाइम पीछे का रिवीजन और क्वेश्चन वगैरह करते चलो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस समय तक सब्जेक्ट आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है। अभी फिलहाल आरएसपीसीबी और ये ईएससी, ये दोनों एग्जाम जल्दी हैं, तो इनकी कुछ क्लासेस अभी करानी है। इस मंथ में करंट अफेयर की 3-4 क्लासेस और करा के दिसंबर तक का डाटा पूरा कर देंगे, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जाम है और दिसंबर तक का करा दूंगा तो फरवरी मिड तक के जितने पेपर हैं उन सब में काम आ जाएगा। अभी जब करा दूंगा मैं तो फरवरी मिड तक का पूरा हो जाएगा। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।